तो स्टूडेंट आज रियल एनालिसिस के इस लेक्चर में हम कुछ और डिटेल में इस यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस को समझने की कोशिश करेंगे। तो जैसे कि कल हमने डिस्कस किया था कि कोई भी सीक्वेंस यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस फंक्शन सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस एफ एन ऑफ एक्स, ये सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस converges uniformly only to a function f if for every epsilon greater than 0 there is an integer n such that mod of fn of x minus f of x is less than equal to epsilon for all x belongs to e। तो इस सीक्वेंस में दो चीजें हैं, एक तो x है जो e को बिलोंग कर रहा है और एक जो n है वो नेचुरल नंबर है 1 2 3। ओके, सो कन्वर्जेंस की डेफिनेशन बिल्कुल एज इट इज सेम है जैसे हम बेसिस क्लासेस में पढ़ते थे कि इतना सीक्वेंस है, एन है वो एल को कन्वर्ज कर रहा है। तो वी यूज डेफिनेशन फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव इंटीजर m depending upon epsilon such that an minus l less than epsilon for all n is greater than equal to m। दिस इज ऑल अबाउट डेफिनेशन। बट यहाँ पे कुछ नई चीज क्या आई, ये जो एफ ये ओनली एन के ऊपर डिपेंड करता था, नेचुरल नंबर के ऊपर, ये अब एक्स के ऊपर डिपेंड करना शुरू कर दिया। तो ये जो अपना एम है जो पहले एप्सिलॉन के ऊपर डिपेंड करेगा करता था, वो अब हो सकता है एक्स के ऊपर भी डिपेंड करे। तो अगर सीक्वेंस अगर यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है, कन्वर्स एफ को कर रही है, तो डेफिनेटली ये जो आपका एन है, क्या यहाँ पे मैं एम ले रहा हूँ, यहाँ पे कैपिटल एन है, ये कैपिटल एन जो है वो कैपिटल एन ओनली डिपेंड करेगा एप्सिलॉन के ऊपर, नॉट ऑन एक्स। ऑन एक्स अगर इसने एक्स के ऊपर डिपेंड करना शुरू कर दिया तो फिर ये यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस नहीं होगा, ये ओनली पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस रहेगा। ठीक, तो सबसे पहले हमें जब भी यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस चेक करनी है तो सबसे पहले हमें उसको चेक करना पड़ेगा वो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है कि नहीं है। पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट होगी देन वी लुक फॉर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। तो जैसे हमने आप देख पा रहे होंगे आप कि if a sequence fn of x converges pointwise on E, then there exists a function f such that for every epsilon greater than 0, for every x belongs to E, there is an integer n depending upon epsilon and on x. This n is depending upon epsilon as well as on x. Okay, such that this hold. If fn of x converges uniformly E, it is possible for each epsilon greater than 0 to find one integer n such that we do for all x belongs to E। सभी के लिए एक हमें n मिल जाए तो अल x की अलग अलग वैल्यूज के लिए हमें वो n चेंज ना करना पड़े, ऐसा n मिल जाए तो डेफिनेटली वो सीक्वेंस जो होगी वो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस हो जाए। सभी एन के एक्स को चेंज करने से एक्स को अलग अलग वैल्यूज के लिए हमें एन चेंज नहीं करना पड़े, तो इट मीन दैट एन डिपेंड नहीं कर रहा है एक्स के ऊपर, यही हम बोलना चाह रहे। तो सेम फॉर सीरीज भी होगा। तो इसको पहले डिटेल में समझने के लिए कुछ एग्जांपल डिस्कस करते हैं स्टूडेंट। अब देखिए फर्स्ट एग्जांपल देखो आप, अगर ये अपने पास एक सीक्वेंस है एफ एन ऑफ एक्स इज 1/x+n। सो एक्स जो है वो इस इंटरवल को बिलोंग करेगा 0 to b and b is some positive number, so x is belongs to this interval। तो सबसे पहले हमारा काम होता है इसको चेक करना कि पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है भी कि नहीं। तो डेफिनेटली अगर आप इसको देखेंगे तो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस मतलब एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एफ एन ऑफ एक्स। अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी
तो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट होगी और लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी तो ये पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट नहीं होगी। तो इस पे ऊपर लिमिट लगाया हमने, सो डेफिनेटली एक्स की जो मर्जी वैल्यू पुट कर लो यहाँ पे इस इंटरवल से, 0 पुट करो तब भी ये 1/n रहेगा। ठीक, क्योंकि एन तो नेचुरल नंबर है, एन तो 1 से शुरू होगा, तो 1/0 अनडिफाइंड तभी होता है जब डिनोमिनेटर में 0 बनेगा, 0 कभी बन नहीं सकता यहाँ पे, मिनिमम वन तो बनना है। तो जैसे ही एन इन्फिनिटी को टेंड करेगा, तो अब सिंपल सी बात है कि एन अपना इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, और अगर हम उसके साथ एक्स ऐड कर देते हैं तो डेफिनेटली वो भी क्या करेगा, इन्फिनिटी को टेंड करेगा, एक्स प्लस इन्फिनिटी का इन्फिनिटी आएगा, और ये इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, तो 1/x+n किसको टेंड करेगा, 0 को। तो वही लिखा है। ठीक, सो इट इज इक्वल टू 0, so it means that given sequence is pointwise convergence to x. Clear? For all x belongs to close interval 0 to v, इस इंटरवल में ये पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है सभी वैल्यूज के लिए। अब हमने चेक करना है कि ये यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट है भी कि नहीं है। ठीक, तो व्हाट वी डू स्टूडेंट्स, अभी हमने डिस्कस किया, हम एप्सिलॉन ले लेंगे और हम कैपिटल एन ढूंढेंगे, कैपिटल एन ढूंढेंगे और चेक करेंगे क्या वो एप्सिलॉन पे डिपेंड कर रहा है, क्या या वो एन एप्सिलॉन के, वो एप्सिलॉन के ऊपर तो करता ही है, तो हम चेक करेंगे क्या वो एक्स के ऊपर डिपेंड तो नहीं कर रहा है। अगर एक्स के ऊपर डिपेंड करेगा तो ये यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस नहीं होगा, और अगर और ओनली एप्सिलॉन के ऊपर डिपेंड करेगा तो ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगा। तो उसके लिए अपनी मर्जी से हम एक एप्सिलॉन लेके चल पड़े, एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, और मॉड ऑफ एफ एन ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स इज लेस देन एप्सिलॉन। ठीक, तो इसकी वैल्यू 1/n+x और एफ ऑफ एक्स वो 0 है। क्लियर? तो आप देख पा रहे होंगे कि मॉड है, तो मॉड लगाने की जरूरत है नहीं है, बिकॉज एक्स जो अपना है वो 0 टू बी इंटरवल को तो पॉजिटिव ही रहेगा, ये नेचुरल तो पॉजिटिव होता ही है, तो मॉड की कोई रेलेवेंस है नहीं, तो मॉड हटा दिया हमने, और यहां से हमने इसको रेसिप्रोकेट कर दिया। हम कैपिटल एन ढूंढने के चक्कर में है, तो ये बन गया हमारे पास, रेसिप्रोकेट करेंगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। तो यहां से अपना n इज इक्वल टू दिस। अब ये क्वांटिटी हमें m देगी, क्योंकि हमारा जो डेफिनेशन में होता है वो n इज ग्रेटर देन इक्वल टू m होता है, m बोल लो या n बोल लो। ठीक, तो n ढूंढना हमने, n इसके ऊपर डिपेंड करेगा, तो देखते हैं। अब इस इंटरवल को, अब हम इसको देखें, हमारे पास एक क्वांटिटी आ गई 1/ε-x, और x जो है वो 0 से लेके b तक का इंटरवल। तो आप ये मान लो कि समझने के लिए मान लेते हैं कि इसकी वैल्यू, b की वैल्यू 1 है। ठीक, तो x अपनी वैल्यूज लेगा, x की वैल्यू पहले आएगी 0, फिर आएगी 1.1 ले लेते हैं, तो 1/ε-(-0.1), फिर 1/ε-0.2, ऐसे करते 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 लास्ट वैल्यू कौन सी आएगी, 1 पुट होगा तो 1/ε-1। तो इसमें आप देखो कि सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, यस कोई बताएगा, यस प्रिया, इनमें से बताओ कौन सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है। एक अपना 1/ε-(-0) है, एक एप्सिलॉन माइनस 0। 1/ε-0.1 है, फिर 2 है, सबसे बड़ी कौन सी होगी, यस वन एनीबॉडी। अपॉन एप्सिलॉन माइनस 0। हाँ, ये सबसे बड़ी होगी, तो इट मीन्स दैट कि हमें कैपिटल एन क्या लेना चाहिए, 1/ε से थोड़ा सा बड़ा लेना चाहिए कैपिटल एन। तो इसका मतलब एन अगर हम ये ले लेंगे तो सभी एक्स के लिए वो होल्ड कर जाएगा, तो एन जो वो डिपेंड नहीं करेगा एप्सिलॉन के ऊपर, एक्स के ऊपर, एक्स जो मर्जी होता रहे।
0 और 1 के बीच में जो मर्जी वैल्यू हो, अगर हम n थोड़ा सा 1/ε से बड़ा ले लेंगे तो हमारे लिए वर्क कर जाएगा। तो ये देखो, मैंने इसकी एक्सप्लेनेशन लिखी नीचे। सिंस 1/ε - x is decreasing as x is increasing, तो जैसे जैसे x इंक्रीज करेगा ये डिक्रीज होता जाएगा। तो 1/ε - x इज मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू 0। 0 पुट करेंगे उस पर सब, तो ये मैक्सिमम वैल्यू ये दी। तो लेट m भी, m लेना m ले लो, या कैपिटल N लेना तो कैपिटल N ले सकते हैं। तो कैपिटल N भी द इंटीजर जस्ट ग्रेटर देन 1/ε। क्यों 1? क्योंकि जब थोड़ा सा बड़ा क्यों लेना पड़ेगा, हो सकता है 1/ε हमारा फ्रैक्शन में हो, लेकिन n जो अपना इंटीजर होता है। ठीक, मान लो 1/ε की इसकी वैल्यू आ गई 99.75, तो ये थोड़ी ले सकते हैं हम n। n क्या लेना पड़ेगा हमें? 100 लेना पड़ेगा। मेरा बात फॉलो कर रहे हो आप? Yes, sir. तो इट मीन्स दैट हमें n मिल गया। और इस इस पे आप देख लो, खुद ही देखो, आप अगर ऑब्जर्व करें, हमें n जो ले रहे हैं वो क्या ले रहे हैं, थोड़ा सा इससे बड़ा ले रहे हैं 1/ε। सो इट मीन्स दैट n इज डिपेंडिंग अपॉन एप्सिलॉन। क्लियर? इज नॉट डिपेंडिंग अपॉन x। हमें पता चल गया कि सबसे बड़ी वैल्यू ये होने वाली है। तो आप खुद ही देखो, इस डिपेंडेंस पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इस सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस डिपेंडेंस पे जो मैटर कर रही है, वो ये इंटरवल है। इस इंटरवल से हमें पता लग जा रहा है कि सबसे बड़ा n हम क्या लें कि जिसको सभी x के लिए वर्क कर जाए। अगर ये इंटरवल कुछ टेढ़ा मेढ़ा होता, या ये सीक्वेंस की कुछ करेक्टर कुछ और सा होता, तो हमारे लिए मुश्किल होता ये। तो इट मीन्स दैट यहाँ हमें ये जो n मिला, ये ओनली एप्सिलॉन के ऊपर डिपेंड कर रहा है। और इस n से, इस 100 जैसे n लिया, तो अब आप x जो मर्जी लेते रहो इस इंटरवल से, जो मर्जी x लो, सबके लिए ये n होल्ड कर जाएगा। तो इट मीन दैट this given sequence is uniformly convergent. So for epsilon greater than 0, there exists a positive integer n, लिखना n लिख लो, मैंने m लिख लिया था, n लिख लेते हैं। such that mod of f1 of x minus f of x less than epsilon for all n is greater than equal to। तो that's why, so this sequence fn of is uniformly convergent in close interval ab। yes स्टूडेंट, इसमें से किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। yes anybody? रोहित और कोई? No, यस प्रिया, ओके। Yes, sir. कोई इशू नहीं है इसमें, क्लियर हो गया। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं टू गेट बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस। तो इसमें देखो, इसमें देखो दूसरा एग्जांपल मैंने ले लिया स्टूडेंट यहाँ पे। fn of x is a sequence where fn of x is equal to n into x over 1 plus n square x square for all x belongs to r। अब यहाँ पे हमारा जो x है वो रियल नंबर है, इट बिलोंग्स टू -∞ टू ∞। कोई भी रियल नंबर हम पुट कर सकते हैं। तो एक तो अगर डिनोमिनेटर में x पड़ा है, तो अगर हम एक अगर चीज देखें, तो 0 पे दिक्कत नहीं हो रही है, तो 0 ऊपर 0 है, x 0 पुट करें तो 0 कौन 1 बनेगा, तो 0 है। अब पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस करेंगे, तो सबसे पहले मैंने लिमिट f of x is equal to limit n tend to infinity। सो दिस, तो डेफिनेटली n कॉमन ले लेंगे डिनोमिनेटर से, तो अपने पास ये n कट गया। अब यहाँ पे ये 1/n तो बन गया 0,
पर स्टूडेंट ये अगर ये 0 हो गया तो ये फिर 0/0 फॉर्म बन जाएगी। तो इट मीन्स दैट यहाँ पे दिक्कत होगी 0 के ऊपर। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि ये तभी 0 आएगा अगर ये 0 नहीं होगा तो। ठीक, क्योंकि क्योंकि ये इन्फिनिटी है ना स्टूडेंट। जैसे ही हम यहाँ पे एन को इन्फिनिटी को टेंड कराएंगे, ये तो आपके पास, अगर इसको लिखना हो तो ऐसे बन जाएगा, ये एक्स अपॉन ये बन जाएगा 0, और एन इन्फिनिटी तो यहाँ बन जाएगा इन्फिनिटी इंटू एक्स स्क्वायर। अगर ये एक्स स्क्वायर एक्स 0 हो जाता है तो इन्फिनिटी इंटू 0 0, तो 1 x/0 तो अनडिफाइंड हो जाएगा। मेरी बात फॉलो कर रहे हो स्टूडेंट्स? इज ओके? मेरे पल्ले नहीं पड़ा। So we taking x not equal to 0. So in that case अगर ये x not equal to 0 होगा तो obvious है this 1 upon ये पूरा इन्फिनिटी हो जाएगा। डिनोमिनेटर 0 प्लस इन्फिनिटी इन्फिनिटी, और ये नॉन जीरो तो भी इन्फिनिटी रहेगा, तो x अपॉन इन्फिनिटी, so that tend to 0, so it is equal to 0। तो हमारे पास ये जो गिवन सीक्वेंस है ये पॉइंट वाइज कन्वर्ज कर रही है। कब? जब x फॉर ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट x इज इक्वल टू 0। अब 0 पे भी चेक कर लेते हैं। एट x इज इक्वल टू 0, तो x 0 होगा अगर, तो न्यूमिनेटर 0 हो जाएगा इसका, और यहाँ 0 पुट करेंगे तो 0/1 दैट इज 0। सो एफ एन ऑफ एक्स 0 आ गया। अब दोनों तरफ लिमिट ले भी लें तो क्या बनेगा? 0 ही आएगा। सो दैट मीन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब x चाहे 0 हो या चाहे नॉन 0 हो, दोनों केसेस में एफ ऑफ एक्स 0 ही आ रहा है। इसका मतलब जो सीक्वेंस है, गिवन सीक्वेंस इज पॉइंट वाइज कन्वर्जेस पॉइंट वाइज टू 0। तो इस 0 को कन्वर्ज कर रही है पॉइंट वाइज फॉर ऑल एक्स। पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस का भी आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस का क्या मतलब। नाउ वी विल चेक वेदर इट इज ए यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस और सिंपली पॉइंट वाइज ही रहेगी। चलो तो चेक करते हैं। तो वही तरीका, आप साइनल ले लेंगे। अब हम क्या ढूंढेंगे? एन ढूंढेंगे, कैपिटल एन ढूंढेंगे। सो जस्ट वी पुटिंग द वैल्यूज ऑफ दिस। अब स्टूडेंट इसमें, अब जैसे पिछला क्वेश्चन था तो वो तो बड़ा इजी था, उसमें सिंपल एन था। यहाँ पे वो एक्सप्रेशन बनाना थोड़ा मुश्किल है। एन इज ग्रेटर देन समथिंग, ऐसा कुछ बनाना थोड़ा सा टेढ़ा काम है। क्यों? क्योंकि एन स्क्वायर, एन इधर भी पड़ा है इधर भी पड़ा है, तो हमें कुछ और ही टेक्निक लगानी पड़ेगी इसमें। तो टेक्निक क्या लगाई मैंने? अब मैंने कोई इंटरवल ले लिया ए से लेके बी तक, है तो रियल नंबर ही, सबसेट ऑफ रियल तो होगा ही होगा। एप्सिलॉन की वैल्यू मैंने 1/4 ले ली। ठीक, एन की वैल्यू के ले ली मैंने। के बहुत बड़ा नंबर हो सकता है ना, क्योंकि वी टॉकिंग अबाउट एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू के। हम बात करते हैं ये तो कहीं ना कहीं मैंने ये जो के लिया स्टूडेंट, तो डेफिनेटली इससे ऊपर लिया होगा, है ना। मेरे को ये ढूंढना है। अब के लिए मैंने कोई नंबर और एक्स की वैल्यू डाल ली 1/, की। तो इस तरह से लिया कि 1/, के इस इंटरवल में होना भी चाहिए। ठीक, तो आप देखो अगर मैं इन तीनों को पुट करूं, एप्सिलॉन को, एन को और एक्स को, तो यहां से क्या मिलेगा हमारी? के इंटू 1/k, और नीचे के स्क्वायर कट जाएगा, तो ये क्या आ गया आपके पास? 1/2 लेस देन 1/k। सो ये तो पॉसिबल नहीं है कि 1/2 जो 1/k से छोटा हो, विच इज नॉट पॉसिबल। इसका मतलब क्या हो गया कि हमें इस एप्सिलॉन के लिए, और अगर ये ऐसा हो जाए, क्योंकि
देखो इसमें कुछ गलत तो लिया नहीं हमने, एन हमारा नेचुरल नंबर है, तो कोई ना कोई नेचुरल नंबर होगा, हो सकता है ये के 100 हो या 200 हो, और उस सिचुएशन में ये 1/k आपका इस इंटरवल के ऑब्वियस से अगर आप देखो स्टूडेंट, के की वैल्यू मान लो, एन की वैल्यू हमने ली के, और के मान लो हमारे पास है 10,000 मान लेते हैं, है ना, 10,000, तो 1/k क्या होगा, 1/10,000, तो डेफिनेटली इट इज 0.000, ठीक। अब देखो ये बना पॉइंट, अब ये डेफिनेटली क्लोज इंटरवल ए में तो हो ही सकता है, जीरो तो रियल लाइन पे होता ही है, जीरो के आसपास है ये, तो इट मीन दैट जब ऐसी हैपनिंग होगी तो ये 1/2 बनेगा बनेगा कि कटेगा आपस में ही। तो इसका मतलब ये यहाँ पे हमें वो जो कैन ढूंढना है वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये अगर इसके बड़ा लेंगे तो और नंबर इसके नजदीक जाएगा ये। तो देखो हमने क्या इससे कंक्लूड करा कि द गिवन सीक्वेंस एफ एन इज नॉट यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट इन क्लोज इंटरवल ए वी विच कंटेन्स 1/k। जिस इंटरवल के अंदर 1/k होगा उस इंटरवल के ऊपर ये कन्वर्जेंस नहीं करेगी यूनिफॉर्म। 1/k से हमारा क्या इंटरेस्ट है, क्योंकि स्टूडेंट जैसे ही के बहुत बड़ा लेंगे ये 1/k जो है वो जीरो पे चला जाएगा, ठीक। और 1/k जाएगा, इट मीन दैट इंटरवल जीरो कंटेन कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि hence given sequence is not uniformly convergent on closed interval AV which contains zero। ओके, क्योंकि आप यहां पे देखो, ये आपने अगर बहुत बड़ा ले लिया, जैसे उन्हें 10,000 लिया था, तो आप देख लो उससे क्या हो गया, उससे हमारे पास ये कंट्राडिक्शन आ रही है, हमें एप्सिलॉन बड़े ध्यान से लेना पड़ेगा, 1/2 आ गया, एप्सिलॉन हमें एडजस्ट करना पड़ेगा अब, तो इट मीन दैट ये कन्वर्ज नहीं करेगा, और वो कन्वर्जेंस की प्रॉब्लम आ रही है बिकॉज ऑफ 1/k। अगर इस इंटरवल में 1/k हो ही ना, तो फिर डेफिनेटली ये 1/2 बनना है, बनेगा ही नहीं, कुछ और बनेगा। तो दिस इज द सम एग्जांपल। अब ये आप देख पा रहे होंगे कि इट इज क्वाइट डिफिकल्ट, अलग अलग प्रॉब्लम के लिए इस तरह से सिलेक्शन करना इज नॉट इजी टास्क, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हमें स्टूडेंट्स कुछ भी नीड सम थ्योरम्स by which we can simply predict whether it is uniform convergence or not. But you should know the idea what what this mean by uniform convergence is depending upon whether x or not, ये हमें थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। तो आपने इस इसमें भी देखो कि कहीं ना कहीं किसकी इंपॉर्टेंस हो रही है, इंपॉर्टेंस हो रही है इंटरवल की, कि ये जो अपना रियल नंबर था इसमें तो ये यूनिफॉर्मली कन्वर्ज पॉइंट वाइज तो हो गई है, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो सीक्वेंस है ये यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कहाँ नहीं करेगी, वो वहां नहीं करेगी जहां पे अपना जीरो इंक्लूडेड होगा, जीरो के आसपास जो भी इंटरवल जीरो को कंटेन करेगा वहां पे यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस इसकी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जो 1/k है वो बहुत बड़ा नंबर बन जाएगा, के हम बहुत बड़ा लेंगे तो 1/k जो बहुत छोटा नंबर हो जाएगा, तो छोटा तो वो जीरो के क्लोज ही होगा, और तो कहीं हो ही नहीं सकता, ठीक। तो दिस टाइप ऑफ, सो नाउ वी कैन टेक थ्योरम। तो इस थ्योरम को कर लेते हैं। सो दिस इज द, इसको बोलते हैं कॉची क्राइटेरियन।
So what this theorem, theorem says that कि converse part is there. So this is criteria. This is Cauchy criterion for uniform convergence. ठीक है, तो what is statement of this? A sequence of functions fn defined on E converges uniformly on E if only if for every epsilon greater than 0 there exists an integer n such that m is greater than equal to n is greater than equal to n, x belongs to E implies this. कोई बता सकता है स्टूडेंट ये कौन सी कंडीशंस है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ, ये सिंपल डेफिनेशन ही हो गई। इसका मतलब यस स्टूडेंट्स, एनीबॉडी बताओ ये Point- क्या चीज है, point- कौन सी? हाँ Point यस, by zero. हाँ ये स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं अगर आप इसको देखें, सो दिस इज नथिंग बट इट इज डेफिनेशन ऑफ पॉइंट फाइव कॉची सीक्वेंस। ठीक है, अब ग्रेजुएशन में भी, इसमें छोटी क्लासेस में भी पढ़ते थे कि अगर कोई सीक्वेंस कॉची सीक्वेंस होगी तो एम एन माइनस ए एन इज लेस देन एप्सिलॉन। ठीक, तो एनी हाउ ये एक टेक्निक है, बढ़िया टेक्निक है। देखो कि अगर हमें उस सीक्वेंस की कोई जो भी हमारे पहले, सबसे पहले तो सीक्वेंस क्या होनी चाहिए, यूनिफॉर्मली, अगर कॉन्टिन्यूस यूनिफॉर्मली वो कन्वर्स कर रही है तो हमें यहाँ पे ये भी जरूरत नहीं पड़ रही है कि वो पॉइंट वाइज कन्वर्स कर रही है कि नहीं कर रही है। ठीक, सिंपल वाला यूनिफॉर्म कन्वर्स कर रही है तो इस टेक्निक से हमें आइडिया लगा लेंगे। हम क्या करेंगे, दो नंबर लेंगे कैपिटल एन से ऊपर, जो एन है अपना, उससे बड़े दो नंबर लेने, एक एन और एक एम, और इन दोनों का जो मॉड ऑफ एन एफ एन ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एम एक्स जो है वो लेस देन एप्सिलॉन अगर मिल जाएगा हमें तो डेफिनेटली ये यूनिफॉर्मली तो इसका प्रूफ देखते हैं। सबसे पहले देखो, तो मान लेते हैं कि ये आपका यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट है और हमें ये प्रूव करना है। तो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस की डेफिनेशन क्या होगी स्टूडेंट्स, कि वो यूनिफॉर्मली कन्वर्ज तभी करेगी जब वो पॉइंट वाइज कन्वर्ज कर रही होगी, और अगर वो पॉइंट वाइज कन्वर्ज कर रही होगी तो उसके बाद हमारे एक एन मिलेगा, वो डिपेंड करेगा ओनली एप्सिलॉन नॉट ऑन एक्स। सो वही डेफिनेशन लगा दिया। Suppose fn converges uniformly on E, let f be a limit function, then there is an integer n such that n is greater than n, x belongs to E implies fn of x minus f of x is less than epsilon by 2। epsilon भी लिख सकते हैं और एडजस्ट कर सकते हैं। तो दिस इज फॉर द सिंपल डेफिनेशन। यहाँ पे थोड़ा सा अगर इसको चेंज करना तो सिंपल सकते हैं, फॉर given epsilon greater than 0 there exists positive integer n such that f n of x minus f of x लेस देन एप्सिलॉन। अपनी लैंग्वेज में लिख लो, आपको पता है क्या लिखना है हमने। ठीक है, और यहाँ पे साथ में
फॉर ऑल x बिलोंग्स टू E, ये जोड़ना होता है इसके साथ एक्स्ट्रा, और साथ में फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल N, ये दो चीजें, ये डेफिनेशन है। ये डेफिनेशन लिखी है, अपने अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। नाउ स्टूडेंट, अब ये जो डेफिनेशन है ये n के लिए ट्रू है, और अपना n जो है वो कैपिटल N से बड़ा है। तो कोई और नंबर अगर मैं लेता हूं स्टूडेंट, यहाँ पे m ले लिया, वो m जो है वो n से बड़ा है, तो इसका मतलब उसके लिए भी ये ट्रू होगी। तो मतलब एफ एम ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स जो होगा वो भी एप्सिलॉन बाई 2 से कम ही होगा। एम आई राइट? ठीक है स्टूडेंट, कोई भी यस सर। नंबर n से बड़ा होगा उसके लिए ट्रू होगी। तो मेरा इंटरेस्ट किससे है? n और m से है। तो मैं दोनों का डिफरेंस लेके चल पड़ा, मॉड ऑफ एफ एन ऑफ एक्स माइनस एफ एम ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू। तो क्या किया, यहाँ पे एक स्टेप हम डाल सकते हैं। हमने एफ एन ऑफ एक्स में माइनस एफ ऑफ एक्स ऐड किया, और वही हमने क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। ये किया हमने। ठीक, आप इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव है, ये आपस में कट जाएगा, और ये आपके पास द्वारा बन जाएगा। सो दिस इज a minus b. So mod of a minus b is less than mod of a plus mod of b. तो ये रिजल्ट लग गया, ये mod of a आ गया, ये mod of b आ गया, and this is less than epsilon by 2, this is less than epsilon by 2, so that is epsilon। तो यही प्रूव करना था for n greater than equal to n capital N, और m is greater than equal to capital N for all x। तो यही प्रूव करना था। तो आई थिंक यू गॉट दिस सिंपल वन। अब कन्वर्स पार्ट करते हैं इसका। तो कन्वर्स में हमें गिवन हो गया कि ये जो कंडीशन है वो होल्ड कर रही है, और हमें जस्ट अ मिनट, पावर तो अब स्टूडेंट गिवन हमें गिवन हो गया कि एफ एन ऑफ एक्स माइनस एफ एम ऑफ एक्स इज लेस देन एप्सिलॉन, ये गिवन हो गया हमारे लिए। ठीक, फॉर ऑल एन एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू एन, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ई, और हमें प्रूव करना है कि ये यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करेगी। तो सीक्वेंस एफ एन ऑफ एक्स कन्वर्जेस फॉर एवरी एक्स टू ए लिमिट विच वी कॉल एफ ऑफ एक्स। तो हमारे पास स्टूडेंट्स ये थ्योरम है 3.11, और 3.11 थ्योरम ये बोलती है स्टूडेंट्स की, जस्ट अ मिनट, अपनी जो 3.11 है वो ये बोलते हैं कि एवरी कॉची सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट सीक्वेंस। ठीक है, तो स्टूडेंट दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सीक्वेंस, कॉची सीक्वेंस। सो बच्चे, तो ये डेफिनेशन है कॉची सीक्वेंस की। इसका मतलब ये सीक्वेंस एफ एन ऑफ एक्स जो है इज ए कॉची सीक्वेंस। अगर ये कॉची सीक्वेंस है तो वी नो दैट एवरी कॉची सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। तो सीक्वेंस कन्वर्ज होगी, ये कन्वर्ज करेगी,
और कन्वर्ज करेगी तो फॉर एक्स एवरी एक्स कन्वर्ज करेगी, कन्वर्ज करेगी तो किसी न किसी पॉइंट को तो कन्वर्ज करेगी, तो वी टेक एफ ऑफ एक्स. So thus the sequence Fn converges on E to F. We have to show that this convergence is uniform. कन्वर्ज तो करेगी बिकॉज ऑफ कोची सीक्वेंस की वजह से. अब ये यूनिफॉर्म के लिए लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 वी है गिवन. मैडम बंद. लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 we given and choose n such that 13 volt. 13 means this volt, ये तो गिवन ही है. फिक्स n को फिक्स कर देंगे इसमें से और m को इन्फिनिटी को टेंड करवा देंगे. ठीक, तो जैसे f इन्फिनिटी को टेंड करेगा, m टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो f m ऑफ x जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, f ऑफ x के बराबर आ जाएगा. ठीक, तो एफ एम ऑफ एक्स जो है वो एफ को कर गया. सो किससे क्या मिल गया हमें, इससे मिल गया कि एफ एन ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर एवरी एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम एंड एवरी एक्स बिलोंग्स टू ई. यही हमने प्रूव करना है. तो आई होप आपको ये पता चल गया होगा. फिर भी कोई इसमें डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं. यस प्रिया, एनीथिंग यू वांट टू आस्क? सर या इसमें जो n और m है वो इक्वल है क्या? एम और एन इक्वल? नो नो, इक्वल हो भी सकते हैं,